हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है आर एनवायरनमेंट। आपका वैसे चैप्टर तो बहुत इजी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है इसमें आपको थोड़े से घुमा सकते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली तरीके से देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि पर्टिकुलर इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सारे के सारे क्वेश्चन वैसे सिलेक्टेड हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखना है। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिफाइन अ फूड वेब और स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इकोसिस्टम। फूड वेब को डिफाइन करना है और उसके बाद हमारे इकोसिस्टम में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस चीज़ को भी बताना है। ओके, सबसे पहले हम बताएंगे कि फूड वेब होता क्या है। अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग फूड चेन, जो फूड चेन का इंटरकनेक्शन होता है, ठीक है ना। अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग फूड चेन इन अ नेचुरल कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ फूड वेब। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है, फूड वेब का फायदा क्या है। फूड वेब्स परमिट ऑल्टरनेटिव फूड। फूड वेब की वजह से जो है ऑर्गेनिज्म को अल्टरनेटिव फूड मिल पाता है। They ensure a better chance of survival of an organism in case any of its food sources happen to be scarce। मतलब इससे एक बेटर चांस मिलता है सर्वाइवल का किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, इन केस जो फूड वो खाते हैं वो किसी वजह से उसमें कमी आ जाती है, ख़त्म होने लगते हैं, तो क्या इनके पास एक ऑल्टरनेटिव है कि उससे वो मतलब उसको खाकर वो जी सकते हैं, अपना सर्वाइवल चला सकते हैं। ओके, तो ये सिग्निफिकेंस है फूड वेब होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, लेट्स लिस्ट इट्स टू मेन कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम क्या होता है और उसके दो मेन कंपोनेंट्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है, व्हाई डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन रेगुलरली, एक्सप्लेन। ठीक है ना, मतलब तालाब और जो झीलें होती हैं उनको तो हम साफ नहीं करते ना, लेकिन अगर घर पे एक एक्वेरियम रखते हो तो उसे हमें रेगुलरली बेसिस पर साफ करना पड़ता है, उसके पीछे का क्या रीजन है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा होता है इकोसिस्टम को लेकर, तो ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद अ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म है और साथ साथ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन्वायरमेंट के, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। टू कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर बायोटिक एंड अबायोटिक। ओके, so first let me explain. Biotic components comprises of all the living organisms like humans, animals, plants, etc. बायोटिक कंपोनेंट के अंदर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो या फिर प्लांट्स हो। एंड अबायोटिक कंपोनेंट comprises of non-living things like air, minerals, soil, water and sunlight, and all those are very important. Okay, मतलब कि आप ये समझो ना कि एक ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जो बायोटिक जितने भी कंपोनेंट है ना, उनको जिंदा रहने के लिए अबायोटिक की जरूरत होती है, लेकिन अबायोटिक को जिंदा रहने के लिए बायोटिक की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, इस बात को भी आप हाईलाइट करके अपने माइंड में रख सकते हैं। अब उसके बाद बी पार्ट में पॉन्ड और लेक को जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पॉन्ड एंड लेक्स आर नेचुरल इकोसिस्टम। उनका क्या एक नेचुरल इकोसिस्टम है, उनके पास डीकम्पोजर ऑलरेडी अवेलेबल है। डीकम्पोजर जो है एज ए क्लिनसिंग एजेंट वहाँ पर काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्वेरियम की, तो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, उसके पास डीकम्पोजर नहीं होता जो कि इसको साफ करे, जिस वजह से हमें उसे पीरियडिकली साफ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ये तो हम सभी को पता है कि हाँ 10% रूल चलता है, क्योंकि एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे में जाता है तो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होता है। लेकिन क्यों 10% ही ट्रांसफर होता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। So answer is roughly 90% of the energy that an organism absorb is used in the metabolic process needed to maintain life। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी उसके पास, मतलब जो भी वो चीज़ें खाता है उसमें से 90% एनर्जी तो उसको उसी में ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस जो चल रही होती है टू मेंटेन द लाइफ। द मेटाबॉलिक प्रोसेस यूज अप ऑल बट रफली 10% ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द लोअर ट्रॉफिक लेवल। तो 10% लेकिन फिर भी बच जाता है, जो कि नेक्स्ट में ट्रांसफर हो जाता है, विच मीन्स दैट देयर इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एनर्जी लेफ्ट टू बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। एग्जाम्पल के साथ हमसे पूछा था, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय हार्बीवोर्स, अगर कोई मतलब ग्रीन प्लांट हार्बीवोर्स खा रहा है, अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट टू इन्वायरमेंट। तो बहुत सारा जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट वो इन्वायरमेंट में चले जाने वाला है। सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन, कुछ अमाउंट डाइजेशन में चला जाएगा, कुछ उसके काम करने में चला जाएगा, एंड द रेस्ट गोज टूवर्ड्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और इसके अलावा और कुछ किस में चला जाएगा, ग्रोथ में, उसके रिप्रोडक्शन में। रिमेनिंग ओनली एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड रिटर्न दैट इज टर्न इनटू ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट level of consumer. Okay,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल। एक ट्रॉफिक लेवल पे अगर हम सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को मार दें तो उस सिचुएशन में क्या होगा। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, कई बार मैंने इसको देखा है एग्जाम में। इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल देन द फूड चेन वुड एंड इकोलॉजिकल बैलेंस वुड बी इफेक्टेड। अगर एक ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाए ना तो फूड चेन जो है वो उसको पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, इकोलॉजिकल बैलेंस पूरी तरीके से इफेक्ट हो जाएगा। सपोज करते हैं कि हमने क्या किया, जितने भी हर्बीवोर्स है सबको मार दिया, तो जिसमें जब हर्बीवोर्स को आपने मार दिया तो कार्निवोरस वुड नॉट एबल टू गेट फूड, तो कार्निवोरस को कुछ खाना ही नहीं मिलेगा। अब वो घास फूस तो खाएंगे नहीं, और आपने हर्बीवोर्स को मार ही दिया, तो ऐसे में क्या होगा, वो भी मर जाएंगे। ओके, उसके बाद एक कार्निवोरस, अगर हम क्या करते हैं कार्निवोरस को मार देते हैं देन द पॉपुलेशन ऑफ हार्बीवोर्स वुड इंक्रीज, तो हार्बीवोर्स की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि एक अनसस्टेनेबल पोजीशन पर जाकर वो पहुंच जाएगा। अगर हम प्रोड्यूसर को ही मार देते द न्यूट्रिएंट साइकिल इन द एरिया वुड नॉट बी कंप्लीट। अगर प्रोड्यूसर को ही आपने मार दिया तो न्यूट्रिएंट साइकिल एरिया में कंप्लीट ही नहीं होगा, डेफिनेटली कोई भी बचेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, एंड सेकंड पार्ट हाउ ओजोन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन आर हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स। सन से एक रेडिएशन आती है जिसका नाम है अल्ट्रावायलेट, जो कि लिविंग बींग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। दिस लेयर एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। अब ये जो लेयर है ना ओजोन लेयर, ये इन रेडिएशन से बचाता है एंड डज नॉट अलाउ देम टू रीच द अर्थ सरफेस, और उसको अर्थ सरफेस तक आने से रोकता है। देयरफॉर ओजोन लेयर इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जिस वजह से ओजोन लेयर जो है बहुत ज़रूरी है अगर मतलब एग्जिस्टेंस बनाए रखना है लाइफ तो का, ठीक है ना। अब सेकेंड पार्ट है कि ओजोन का मॉलिक्यूल का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। द यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन। यूवी रेडिएशन जो होते हैं ना, कुछ ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में होता है, उसको क्या करते हैं फ्री कर देते हैं सिंगल O में एटम विच देन कंबाइन। लेकिन वो क्या करता है जो O2 जो मतलब स्प्लिट नहीं हुआ है उसके साथ वो क्या करता है कंबाइन करके O3 बना लेता है, और O3 इज अ ओजोन। ओके, तो इस तरीके से आपको लिखना बहुत ही सिंपल है, और यही आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन है ना, मतलब कुछ फिक्स ही क्वेश्चन है जो कि आते रहते हैं, क्योंकि आपका थोड़ा सा ही चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको डेफिनेटली ऐसी तरीके से करके जाना है। नेक्स्ट है व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन इट। Trophic level is the level of species in an ecosystem on the basis of source of nutrition such as producer, primary consumer, secondary consumer, etc. The producer from the first trophic level as the manufactured food, the primary consumer from the second trophic level, and the secondary consumer from third, and the tertiary consumer from the fourth trophic level. अब एग्जाम्पल के बारे में बात करें, अगर हम एक्यूटिव फूड चैन के अंदर जाए तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं सबसे पहले वो प्रोड्यूसर है, जू प्लैंक्टन जो है उनके प्राइमरी कंज्यूमर है। उसके बाद जू प्लैंक्टन को कौन खाएगा, स्मॉल फिश, वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। छोटी मछलियों को कौन खा लेगा, बड़ी मछलियाँ, तो बिग फिश इज दी टेरिशरी कंज्यूमर। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी आता है कि मोस्टली जो अगर हम बात करते हैं ना किसकी ट्रॉफिक लेवल को, तो मतलब 3 to 4 ही, मतलब 3 to 4 या मैक्स टू मैक्स 5 आप देख सकते हो, बट 4 ही ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो क्यों, इसके पीछे का रीज़न वो 10% रूल ही है, क्योंकि अल्टीमेटली ना जो एनर्जी है वो बहुत ही कम ट्रांसफर होता है। तो जैसे जैसे हम अगले ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे तो एनर्जी बहुत कम ट्रांसफर हो जाएगी, जिस वजह से ट्रॉफिक लेवल जो लिमिट है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड्स। द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल कैन बी सॉल्व बाय प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। अगर अच्छी तरीके से वेस्ट को मैनेज किया जाए इंक्लूडिंग द कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, इट कैन बी सॉल्व बाय द फॉलोइंग गिवन मेजर। 1-2 मेजर भी हमें देना पड़ेगा मार्क्स के हिसाब से। So use separate bins, blue and green for disposing non-biodegradable and biodegradable waste। दोनों को वेस्ट को अलग अलग रखना चाहिए ताकि उसका डिस्पोजेबल आसानी से कर जा सके। नेक्स्ट इज रिड्यूस द यूजेस ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट सच एज प्लास्टिक एंड पॉलीथीन। हमें क्या करना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल जितनी प्रोडक्ट है उसके यूज़ को कम से कम करना चाहिए, लाइक प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, क्योंकि ये सारे वही चीज़ें जो कि हमारे एनवायरमेंट में डिस्पोज नहीं होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में, गिव एनी 2 वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट। यानी कि ऐसे कौन से वो 2 तरीके हैं जिसकी वजह मतलब जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है। बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है ना वो एनवायरमेंट के लिए नेगेटिव चीज़ नहीं है, वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, लेकिन बट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द फॉलोइंग वेज, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस सच एज ट्री लीव्स, प्लांट्स पार्ट्स एंड किचन वेस्ट कैन बी यूज्ड एज ह्यूमस आफ्टर कंपोस्टिंग, दिस विल एनहेंस सोइल फर्टिलिटी। मतलब इससे हम अपनी सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, मतलब इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग।
That biodegradable substance mainly contain carbon. These substance after decomposition release that carbon back into the atmosphere. जितने भी biodegradable substance होते हैं मेनली उनमें कार्बन होता है और ये कार्बन जो है डिकम्पोजिशन के बाद दोबारा से एटमोस्फेयर में चले जाते हैं, जो कि एटमोस्फेयर से आके एटमोस्फेयर में वापस चले जाते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं उसी का अपोजिट में, गिव एनी 2 ways in which नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस अफेक्ट द एनवायरमेंट इन द फॉलोइंग बेस। तो यहाँ पर देखेंगे आप सारी की सारी नेगेटिव चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। दे कॉन्टामिनेटेड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज दे कैन नॉट डिकम्पोज बाई माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये मिट्टी में चला जाए, पानी में चला जाए, हर चीज़ को दूषित कॉन्टामिनेट करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसको माइक्रोऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। सेकेंड, दी सब्सटेंसेज व्हेन एक्सीडेंटली ईटन बाई स्ट्रे एनिमल्स। सेकेंडली हम बात करें तो अगर किसी एक्सीडेंट तरीके से, मतलब एक्सीडेंटली गलती से कोई स्ट्रे एनिमल अगर इन सब्सटेंस को खा ले तो उनको लिए बहुत ही हार्मफुल होगा एंड इवन कॉज देयर डेथ। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको याद रखने हैं। बाकी वीडियो को लाइक करनी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है। वीडियो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसके अलावा अगर आपने इससे पहले कोई भी आपके सिलेबस के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में वहाँ पर से चेक करके देख सकते हैं।